Assalamu alaikum. So now we are going to learn about EVM, and as I've told you in the previous lecture, in the previous part of this lecture, I told you that this is the process to control cost and to estimate the cost well. Earned value management is a project performance measurement technique that integrates scope, time, and cost data. आपने इससे पहले स्कोप टाइम पढ़ा हुआ है, कॉस्ट आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और आपको इन तमाम कामों के अंदर ईवीएम जो है वो हेल्प कर सकता है. Given a baseline that is original plan plus approved changes, you can determine how well the project is meeting its goals. अब बेसलाइन कॉस्ट है तो वो फिर फॉर श्योर आपकी कॉस्ट के ऊपर ही होगी कि आपने किस तरह से अपने कॉस्ट को हर एक टूल के हर एक फंक्शन के हिसाब से किस तरह से आपने उसको बेहतर करना है. और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपके पास बेसलाइन अवेलेबल है, मतलब आपके पास अप्रूव चेंजेस भी अवेलेबल है और आपने जो जो कुछ अभी तक ओरिजिनल प्लान्स थे वो भी अवेलेबल है, तो फिर आप जो है बेसलाइंस के को इस्तेमाल करके बेसलाइन को इस्तेमाल करके एज एन इनपुट टूल ईवीएम के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. You must enter actual information periodically to see EVM or was WBS item completed, approximately how much of the work was completed, actual start and end dates, actual cost. अब क्या हो क्या रहा है कि आपका अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर वो कह रहा है कि आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पीरियडिकली अपडेट करते रहना चाहिए ईवीएम के अंदर. अब ऐसा क्यों है? आगे उसने आपको पॉइंट्स दिए हैं कि आपने WBS बनाया हुआ है, जो भी आपका क्या WBS जो है वो कंप्लीट हुआ है, मतलब जो भी आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी या जो एस्टिमेशन लगाई थी क्या वो कंप्लीट हुई है. आपने एंड डेट और जो स्टार्ट डेट ली थी क्या उसके अकॉर्डिंगली आपका हर एक जो फंक्शनैलिटी है या हर एक मॉड्यूल है क्या वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्या आपने एक्चुअल कॉस्ट को मीट किया है. अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट के चलते के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं. तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी उसके ईवीएम के अंदर भी इन सब चीज़ों को अपडेट करते रहना है. उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आपके पास एस्टिमेशन आएगी या जो भी आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होके आएगी वो अप टू डेटेड होगी, ना कि आपके पुराने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग. More and more organizations around the world are using EVM to help control project cost. और बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि ईवीएम को इस्तेमाल कर रही हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया इस लेक्चर के कि ईवीएम जो है वो एक टूल है जिसके जरिए आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. अब कुछ टर्म्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, दैट इज पीवी, प्लान वैल्यू, एसी एक्चुअल कॉस्ट, ईवी अर्न वैल्यू. अब सबसे पहले है पीवी, दैट इज प्लान वैल्यू. Formerly called the budgeted cost of work schedule, also called the budget, is a portion of the approved total cost estimate planned to be spent on an activity during a given period. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्लान वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू जो कि आपने एज एन कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगानी ही लगानी है. इसलिए उसका नाम क्या है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल. आपने जो भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया है या जो भी स्केड्यूल बनाया है उस स्केड्यूल के अंदर जितने भी वर्क आइटम्स हैं आपने उनको क्या पैसे कितना बजट असाइन किया है वो बेसिकली जो है वो आपकी प्लान वैल्यू बना देती है. और वो आपका जो बजट असाइन हुआ हुआ होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है. और आपने ये शुरू में जो है ITPM के शुरू के लेक्चर में पढ़ा है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और टेम्प्रेरी होते हैं. उसके अंदर टेम्प्रेरी का तो मतलब ही यही था कि इनकी एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एक स्पेसिफिक एंडिंग होती है और उसी स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर रहते रहते आपका बजट जो प्रोजेक्ट है वो इट शुड बी कंप्लीटेड. अगला जो है वो आपका है एक्चुअल कॉस्ट. अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लान्ड कॉस्ट के या प्लान्ड वैल्यू के इक्वलेंट हो. Actual cost, formerly called actual cost of work performed, is the total of direct and indirect costs incurred in accomplishing work on an activity during a given period. अब आपने ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी है पिछले लेक्चर के अंदर कुछ स्लाइड पीछे आपने ये बात पढ़ी है कि आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें आपको एग्जांपल्स दी गई थी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कि आपने अगर कोई किसी चीज़ को, किसी नए गोल को या किसी नए टूल को आपने सिखाना है अपने इदारे के एम्प्लॉयज़ को,
तो आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है, आपको उनको ओरिएंटेशन देनी पड़ती है। या अगर आपका जो है वो आपके जो एम्प्लॉई है वो आपका चेंज होता है या आपके नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उस सूरत में भी आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उस इन्वायरमेंट के अंदर लाइटें जल रही हैं, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, आप जो है वो डिफरेंट टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे फूड का अरेंज है, आपके वहाँ पर स्टाफ हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, या वो लाइटें वो पंखे जो चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो इन्वायरमेंट को कूल रखने के लिए या आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, तो वो सारी की सारी जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस indirect cost. $20,000 AC to accomplish task over 2 weeks and 15K AC week 1 and 5K dollars week 2. अब उसने कहा कि जनाब आपका $20,000 का एक्चुअल कॉस्ट थी जो कि आपने 2 वीक्स के अंदर अकॉम्प्लिश करनी थी। अब उसने कहा कि उसको उसने किस तरह से डिवाइड किया कि पहले वीक में जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो $15 आई है, 15K $15,000, और जो दूसरे वीक के अंदर आई है वो आई है $5,000। अगली है अर्न वैल्यू। अर्न वैल्यू फॉर्मली कॉल्ड द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। अब आपका जो वर्क स्केड्यूल की बजटेड कॉस्ट है वो प्लान्ड वैल्यू है, और आपके वर्क परफॉर्म्ड की जो बजटेड कॉस्ट है वो आपकी अर्न वैल्यू है। अब ये उसी तरह से डिफरेंट है जिस तरह से एक्चुअल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। आप ऐसे कर कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो आपकी प्लान वैल्यू है, और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी अर्न वैल्यू है। एक्चुअल कॉस्ट का कब पता चलता है? जब आपका काम हो चुका होता है। तो यहाँ पर भी उसने क्या कहा है कि ये बजटेड कॉस्ट है, लेकिन किस चीज़ की बजटेड कॉस्ट है? वर्क परफॉर्म की। और प्लान वैल्यू में वो कह रहा था कि ये बजटेड कॉस्ट है किस चीज़ की? वर्क शेड्यूल की। तो इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो किस चीज़ का है? आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट का। आपने अगर काम कर लिया है तो इसका मतलब है आपने अर्न वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर अभी आपने काम करना है तो फिर आपने प्लान वैल्यू कैलकुलेट करनी है। EV is based on the original planned cost for the project or activity and the rate at which the team is completing work on the project or activity to date. अब EV क्या चीज़ है? वो कह रहा है कि ये आपका ओरिजिनल प्लान कॉस्ट है आपके प्रोजेक्ट के लिए, और ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसके अंदर आपकी टीम जो है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट को किस स्पीड में, कितनी तेज़ी से, कितने पैसों में कंप्लीट कर रही है, उसको आप कहते हैं अर्न वैल्यू। अब अर्न वैल्यू वही बात होगी ना कि ये वो है जो कि परफॉर्म्ड है। तो परफॉर्म के ऊपर जो आपके पास एनालिसिस रेट आ रहा है वो आपका ईवी, रेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब रेट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, ये एट द रेट एट विच द टीम इज कंप्लीटिंग वर्क। तो वो रेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? रेट ऑफ परफॉर्मेंस या आरपी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड टू द परसेंटेज ऑफ वर्क प्लान to have been completed at any given time during the life of the project or activity. अब रेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? रेशियो है, मतलब यू हैव टू डिवाइड किस चीज़ को? एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड को, और उसकी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वर्क प्लान के साथ। मतलब कि अगर आपने आपके जो प्लान थे वो आपके 10 डेज थे, जबकि जो आपके एक्चुअल हैं वो आपके लगे हैं फॉर एग्जांपल 5। तो रेट ऑफ परफॉर्मेंस आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल दैट इज 5, उसकी रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड दैट वाज 10। Brenda Taylor, senior project manager in South Africa, suggests this term and approach for estimating earned value. For example, suppose the server installation was halfway complete by the end of week 1. The rate of performance would be 50% because by the end of week 1, the planned schedule reflects that the task should be 100% complete and only 50% of that work has been completed. The EV would thus be $5,000 after week 1.
तो आपके पास जो आपका काम है, क्योंकि वो 2 वीक्स के अंदर डिसाइडेड था और 2 वीक्स के अंदर इतने % काम होना था, जबकि हुआ 1 वीक के अंदर इतना, तो ईवी क्या करेगा कि वो जो एक्सपेक्टेड है उसमें से एक्चुअल को माइनस करके आपको बाकी का रेट ऑफ परफॉर्मेंस बता देगा। अर्न वैल्यू कैलकुलेशन फॉर वन एक्टिविटी आफ्टर वीक 1, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे ईवी, पीवी, एसी, कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस और ये सारे के सारे, और ये इन सब के फॉर्मूला हैं। अर्न वैल्यू दैट इज आपकी परफॉर्म जो है आपकी प्लान वैल्यू, और प्लान वैल्यू टू डेट दैट और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या है आपकी? अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्केड्यूल वेरिएंस अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। CPI, that is the cost performance index. This is again earned value divided by actual cost. SPI, that is schedule performance index. तो ये बनता है earned value divided by आपकी planned value. और estimate at compliance at completion क्या है आपका? आपका BAC, और BAC क्या था? budgeted actual cost, और दूसरा cost performance index. तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं। अर्न वैल्यू फॉर्मूलाज। नेगेटिव नंबर्स फॉर कॉस्ट एंड स्केड्यूल वेरिएंस इंडिकेट प्रॉब्लम्स इन दोज एरियाज। मतलब अगर आपका जो वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस, तो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब है कि मसला ज़्यादा है। और ये नेगेटिव कब आएगा? जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि वेरिएंस क्या चीज़ है? आपका एक्चुअल माइनस आपका एक्सपेक्टेड माइनस आपका एक्चुअल। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड कम है और एक्चुअल आपका ज़्यादा है, इसका मतलब है वेरिएंस नेगेटिव में आएगा। अगर वेरिएंस नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब है कि आपने परफॉर्मेंस कॉस्ट कंट्रोल में कोई गलती की है। A negative SV means that it took longer than planned to perform the work. और जो आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब है कि आपको आपके ड्यूरेशन या आपके टाइम से ज़्यादा का टाइम लगेगा आपके काम को परफॉर्म करने के लिए। CPI can be used to estimate the projected cost of completing the project based on performance to date. और CPI जो है वो इस्तेमाल होता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से, और ये इस्तेमाल होता है, ये एस्टिमेट करता है आपके प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है उसको, और कब मेजर करता है आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे, और किस तरह से मेजर करता है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो आपने अभी तक परफॉर्म किया है। 1. The planned and actual costs are the same. Less than 1, over budgeted. Greater than 1, under budgeted. तो आपके पास जो बेहतरीन CPI है वो 1 है, जिसके अंदर 1 प्लान भी जो है वो आपका वही था और एक्चुअल भी वही है। आगे है आपका SPI. SPI can be used to estimate the projected time to complete the project. अब ये स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्योंकि, तो इसलिए ये किस चीज़ के ऊपर चेक रखता है? आपके टाइम फ्रेम के ऊपर, कि आपने जितना टाइम बोला था उतना ही लगा है या उससे ज़्यादा लग रहा है। 1 का मतलब है ऑन स्केड्यूल, लेस देन 1 का मतलब है बिहाइंड स्केड्यूल, और ग्रेटर देन 1 का मतलब है अहेड ऑफ स्केड्यूल। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके दिए हैं। अर्न वैल्यू चार्ट फॉर प्रोजेक्ट आफ्टर 5 मंथ्स। अब आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है, आपके पास प्लान वैल्यू है, और आपके पास अर्न वैल्यू है। ये वाली जो लाइन जा रही है ये जा रही है एक्चुअल कॉस्ट की, ये वाली लाइन जो है ये जा रही है आपके पास अर्न वैल्यू की, ये डैश वाली, और ये जो सॉलिड लाइन जा रही है ये आपके पास प्लान वैल्यू। तो अब वो आपको क्या बता रहा है कि आपका जो एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट है वो है 122,308 डॉलर्स।
उसके बाद आपका बजटेड एक्चुअल कॉस्ट और आपका कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से आपने अगली टाइम कॉस्ट कैलकुलेट की एस्टिमेटेड टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। और आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपके मंथ्स के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर पैसे लगाए, यहाँ पर मंथ्स लगाए, अर्न वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, प्लान वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और एक्चुअल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अर्न वैल्यू चार्ट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? अर्न वैल्यू चार्ट जो है वो आपको चीज़ों को विजुलाइज करने में हेल्प कर देता है। जैसा कि अब यहाँ से आपको काफ़ी बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली प्लान्ड वैल्यू के और आपकी अर्न वैल्यू के। अर्न वैल्यू इज़ मोर लेस कंपैरेटिवली योर प्लान्ड वैल्यू। If the project goes as planned, it will finish in 12 months at a cost of $100,000. The actual cost line is always right on or above the earned value line. अब एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमेशा से आपकी दूसरी वाली कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है। The actual cost line is always right. Interpretation, this means costs are equal to or more than planned. ये मैंने अभी आपको बता दिया। The planned value line is pretty close to the EV line. They are slightly higher in the last month. Planned value जो है वो आपकी अर्न वैल्यू के क्लोज है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी प्लान वैल्यू है, ये आपकी अर्न वैल्यू है, तो ये दोनों जो है वो तकरीबन क्लोजर चल रहे हैं। जस्ट स्लाइटली हायर इन द लास्ट मंथ, और आखिरी महीने में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया? आपका प्लान वैल्यू ज़्यादा हो गया। द प्लान वैल्यू लाइन इज प्रिटी क्लोज टू द ईवी लाइन, जस्ट स्लाइटली हायर इन द लास्ट मंथ. द प्रोजेक्ट has been right on schedule until last month when the project fell behind schedule. तो वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो राइट ऑन स्केड्यूल जो है वो ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट मंथ के अंदर आके आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल बिहाइंड कर दिया, मतलब स्लो हो गया और स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सका।